right from the days of Mera Saya to coming to Jolly LLB and now recent one is Mamla legal hai. So what is the difference between real court scene and a legal scene? हम काफ़ी बार सीरीज़ में या मूवीज़ में देखते हैं कि सडनली कोई विटनेस आ जाता है। हाँ। कोई हमारा जो हीरो होता है वो कहीं से भी एक खुफिया विटनेस मेरे पास है जो किसी को पता नहीं है, एंड देन दैट विटनेस इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू द कोर्ट। ऐसा कुछ कोर्ट में नहीं हो सकता। कोई भी केस हो, उनके जितने भी विटनेस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दूसरी पार्टी के साथ पहले से ही शेयर किए होते हैं। आप एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो उस वक्त जो डायलॉग बाजी होती है वहाँ पर वो कुछ आहा मोमेंट्स आते हैं कि जितने लोग वहाँ पर ना ऑडियंस है वो ऐसे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, क्या मतलब रतिन रावल ने क्या इसको क्रॉस एग्जामिन कर लिया, मजा आ गया, ऐसा तो होता रहेगा? ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि देयर इज अ डेकोरम इन यू नीड टू मेंटेन इन कोर्ट। सो तालियां बजा दी, विसल बजा दी, दैट वुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज साहब आपको जेल में भी भेज सकते हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस या ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंसेस शायद ही हमें इंडिया में किसी के पास से देखने मिले। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपने वहाँ पर भी यूएस में भी एक स्टिंट बिताया हुआ है और अभी जो बहुत ही रिसेंट न्यूज़ आ रहा है वेयर वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट यूएस इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स कमिंग बैक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। आपको हमेशा एक एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए, नहीं कि एजेंट की। तो अगर आप कोई यूएस इमिग्रेशन में किसी ने भी काम किया हो थोड़ा बहुत, तो आपको एक चीज़ हमेशा बताया कि नेवर एंटर इलीगल। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आज मैंने केस फाइल किया और मैं सीधा भाग के चल गया, हाँ सर क्या मैं मेरा केस है, ऐसा बात नहीं कर सकते। डेकोरम टू बी मेंटेन। So we filed a PIL before the Honorable High Court that these two bridges are heritage bridges. लड़के के पेरेंट्स भी लड़की की तरफ कंप्लेन कर सकते हैं या इट इज़ ऑलवेज द अदर वे कि लड़की के पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि ये लड़का मेरी लड़की को भगा कर ले गया, या लड़का है उसका फैमिली कंप्लेन कर सकता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरे बेटे को फंसाया और उसको भगा कर ले गया? How does it? The girl's parents file a case and they had some intimate relation, that becomes a rape. You cannot have even if there is consent, you are still considered a crime. अगर रेड कार है और हाई एंड कार है आपका प्रीमियम 20 या 30% ज़्यादा होगा नॉर्मल कार। कुछ लॉस मेरे को फनी लग रहा है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये दुनिया तो मेरे सामने बच्चों का खेल है क्योंकि मेरे सामने तो हर रोज सुबह शाम दिन रात नए तमाशे होते रहते हैं। लगता है गालिब साहब ने ये शायरी उन सब लॉयर्स के लिए लिखी है। आप सबका स्वागत है प्रार्थनास POV में और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही शानदार लॉयर जो लास्ट 20 ईयर्स से गुजरात हाई कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रतिन रावल, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रार्थनास POV। थैंक यू सो मच। आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट प्रार्थनास POV, सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। ओह थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजकल चर्चा में है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें आए हैं वो भी उसके रिलेटेड ही है कि भैया एक एक्सपर्ट लॉयर को बुला दो ताकि इन सारे सवालों का जवाब हमें मिल पाए। बिफोर आई गो टू द क्वेश्चंस व्हिच हैज कम फ्रॉम ऑडियंस, देयर इज वन पर्सनल क्वेश्चन। हमेशा मैं मेरे पर्सनल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। बचपन से ना ये बहुत फैसिनेशन होता है कि एक ना काला कोट पहनकर हम भी जाए और देखें कि कोर्ट रूम का ड्रामा कैसे चलता है। अब वो तो मौका मिला नहीं तो बस आपके सामने ही काला कोट पहनने की थोड़ी छोटी सी ज़रूरत कर ली है। So right from the days of Mera Saya to coming to Jolly LLB and now recent one is Mamla legal hai. So what is the difference between real court scene and a real court scene? See, it's very different. जो हम मूवीज़ में या सीरीज़ में देखते हैं इट्स वेरी हाइपर और ओवर ड्रामाटाइज्ड काइंड ऑफ सिनेरियो। कोर्ट थोड़ा ब्लैंड होता है, इट्स लाइक इंडियन स्पाइसी फूड है और यूरोपियन ब्लैंड फूड है, उतना डिफरेंस होता है। सो कोर्ट रूम्स आर मोर सोबर। जो आप ड्रामा देखते हो मूवीज़ में या सीरीज़ में वो कुछ ड्रामा कोर्ट में होता है नहीं, डिसिप्लिन बहुत ही होता है। सीरीज़ में और मूवीज़ में डिसिप्लिन आपको कम देखता है। जजेस को जैसे एड्रेस करते हैं लॉयर्स, वो भी थोड़ा रफ होता है, इतना रफ वो कोई एड्रेस भी नहीं करता। एक एग्जाम्पल आपको दूँ तो हम काफ़ी बार सीरीज़ में या मूवीज़ में देखते हैं कि सडनली कोई विटनेस आ जाता है। हाँ। कोई हमारा जो हीरो होता है वो कहीं से भी एक खुफिया विटनेस मेरे पास है जो किसी को पता नहीं है, एंड देन दैट विटनेस इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू द कोर्ट। ऐसा कुछ कोर्ट में नहीं हो सकता। कोई भी केस हो, उनके जितने भी विटनेस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दूसरी पार्टी के साथ पहले से ही शेयर किए होते हैं। Okay. सो अगर क्रिमिनल केस है तो भी जितने भी विटनेस है डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से ही दोनों साइड को पता होता है कि ये विटनेस और ये डॉक्यूमेंट्स है। देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट जस्ट लाइक इन मूवीज़ के सडनली कोई विटनेस आ गया, उन्हें छिपा के रख लिया था, वो सामने वाला मार डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स ओनली अबाउट इंटरप्रिटेशन और आप कैसे उसको एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन करें और डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करें उसके ऊपर ही होता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये आप एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो उस वक्त जो डायलॉग बाजी होती है वहाँ पर वो कुछ आहा मोमेंट्स आते हैं कि जितने लोग वहाँ पर ना ऑडियंस है वो ऐसे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, क्या मतलब रतिन रावल ने क्या आज तो क्रॉस एग्जामिन कर लिया, मजा आ गया, ऐसा तो होता रहेगा? ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि देयर इज अ डेकोरम इन यू नीड टू मेंटेन इन कोर्ट। सो अगर तालियां बजा दी, विसल बजा दी, दैट वुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज साहब आपको जेल में भी भेज सकते हैं। सो दोज थिंग्स डू नॉट हैपन। हाँ,
आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन वो भी एक आर्ट है जो ट्रायल कोर्ट्स में होता है, एपलेट कोर्ट्स में कम होता है। लेकिन जो ड्रामाटाइजेशन की आप बात करें, सीटियाँ, विसल्स, वो मूवी थिएटर में रखते हैं, कोर्ट रूम में नहीं होता है। ओके चलो, तो मुझे थोड़ा हाश हो रहा है कि इतना भी मतलब फोमो नहीं हो रहा है कि चलो कोर्ट को इतना भी मिस नहीं किया। अच्छा रतिन जी, आपने यूएस में एक इमिग्रेशन लॉ फर्म में भी काम किया है और आई थिंक इतना अच्छा एक्सपीरियंस या ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंसेस शायद ही हमें इंडिया में किसी के पास से देखने मिले। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने वहाँ पर भी यूएस में भी एक स्टिंट बिताया हुआ है और अभी जो बहुत ही रीसेंट न्यूज़ आ रहा है वेर इन we are talking so much about US immigration, immigrants coming back, and a lot of things are happening around. So, what is your experience and what is your take on whatever is happening as of now? इमिग्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक लीगल इमिग्रेशन है, एक इलीगल इमिग्रेशन। जो न्यूज़ में है वो इलीगल इमिग्रेशन है। हम देख रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि कपल्स, फैमिलीज, छोटे बच्चों को लेकर दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स इलीगली, पीपल आर डाइंग ऑन द बॉर्डर्स, पीपल आर गेटिंग कॉट ऑन बॉर्डर्स। वो एकदम, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। आई वुडेंट एडवाइज दैट टू एनीबडी। एक चीज़ जो लोगों को पता नहीं होती, क्योंकि जनरली जो भी इलीगल इमिग्रेशन के लिए निकलते हैं बॉर्डर के थ्रू, डंकी मूवी में भी देखा था शाहरुख खान की, जो भी हम देखते हैं उसमें एजेंट थ्रू ही फाइल्स प्रोसेस करते हैं। सो इट्स एन एडवाइस बाय एन एजेंट, नॉट एन अटर्नी और ए लॉयर और एन एडवोकेट। आपको हमेशा एक एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए, नहीं कि एजेंट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारा इमिग्रेशन जो भी सेटअप है, आप यूएस का विजिटर वीज़ा ले लीजिए, ग्रीन कार्ड ले लीजिए, कुछ भी एडवाइस है, लोग एजेंट के पास ही दौड़ कर भागते हैं, कोई एडवोकेट के पास नहीं आते। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। सो अगर आप कोई यूएस इमिग्रेशन में किसी ने भी काम किया हो थोड़ा बहुत, तो आपको एक चीज़ हमेशा बताया गया कि नेवर एंटर इलीगली। एक बार आप लीगली एंटर करते हो कोई भी वीज़ा पे, चलो बिजनेस वीज़ा ले लिया, फैमिली वीज़ा ले लिया, ग्रीन कार्ड ले लिया, कोई भी वीज़ा, इफ़ यू एंटर लीगली यू ओवर स्टे। आपके पास थोड़ा बहुत छोटा सा लेकिन विंडो है वहाँ पे स्टे करने का। ओके, कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो, असाइलम, कुछ भी आप पकड़ के चलो। लेकिन इफ़ यू एंटर इलीगली, वो आपके पास कोई विंडो ही नहीं है, ज़ीरो विंडो है। और अभी पॉलिटिकल भी थोड़ा ऐसा चल रहा है कि तो नया रेजिम आ गया यूएस में, दे ऑल्सो वांट टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। वहाँ पे भी रेड्स हो रहे हैं, पार्ट ऑफ इट इज़ पॉलिटिकल, पार्ट ऑफ इट इज़ लीगल। दे ऑल्सो डोंट वांट अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स देयर। वो भी सही चीज़ है, अपने सिटीजन्स को जॉब नहीं मिल रही और इलीगल इमिग्रेंट्स आके जॉब ले रहे हैं, वो भी उनका एक पॉलिटिकल गैमेट तो है। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस के गो टू एन अटर्नी फर्स्ट। नोबडी वांट्स टू स्पेंड, लाइक आई हैव मेनी पीपल हु कम टू एडवाइस टू मी एंड दे से कि हमें ये करना है, एडवाइस लो। मैं हाँ, दिस इज व्हाट is advised, and if you really want somebody to get proper advice, you can also engage a US attorney. They charge X amount of dollars per hour to advise you how to go about immigration. तो वो चार्ज सुन के ही भाग जाते हैं। अरे यार, वो पूछने के थोड़े पैसे होते हैं। वो एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट बोलेगा नहीं नहीं मैं इतने पैसे में तो आपको पूरी फाइल प्रोसेस कर दूंगा, तो उसको वो एजेंट अच्छा लगता है। सो इलीगली एंटरिंग इट्स अ डेथ नेल। आप समझ लो कि आपका कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन लीगली एटलीस्ट एंटर कर जाओ किसी भी वीज़ा पे। देयर आर मेनी एवेन्यूज टू एंटर। ऐसा नहीं है पीपल को पता नहीं है H1 वीज़ा है, L1 वीज़ा। लेकिन L1 वीज़ा इट्स नॉट सो फेमस, बट L1 वीज़ा यू कैन इवन सेट अप एन ऑफिस इन इंडिया और एनी कंट्री, सेट अप एन ऑफिस इन US एंड देन गो लीगली ऑन अ वीज़ा, ट्रांसफर वीज़ा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो ऐसे कई एवेन्यूज। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, पहले EB-5 प्रोग्राम था, अभी तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू क्लोज डाउन। EB-5 प्रोग्राम में अगर आप 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हो यूएस में कहीं पे भी, तो आपको ग्रीन कार्ड कंडीशनल देते हैं 3 साल के लिए। तो वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड आपको मिल गया। फिर अगर आप बिजनेस सेटअप करो, बिजनेस चलता है, 3-4 साल बाद आप फिर बिजनेस रिटर्न्स दिखाओ, एम्प्लॉयज़ आपको दिखाओ, रिटर्न सब कुछ आप दिखाओ, तो आपको ग्रीन कार्ड जो कंडीशनल था वो अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड भी हो सकता है। लेकिन कोई भी आदमी इलीगल एजेंट को करोड़ों रुपीज़ देगा, लेकिन वहाँ पे 1 मिलियन इन्वेस्ट करके बिजनेस खरीद के लीगल इमिग्रेशन नहीं करेगा। सो दैट इज़ अ माइंडसेट विच आई डोंट अंडरस्टैंड। राइट। एंड आपने जो डंकी मूवी की बात की, उसमें एक कोर्ट सीन भी मुझे याद आ रहा है जहाँ पर SRK को मजबूर किया जा रहा था कि भैया आप बोल दो ऐसा तो आप यहाँ रह सकते हो। Yeah, that was for asylum case. अगर आप asylum मांगते हो तो you have to see that you are being persecuted in your country. So supposing you are from some country where there is political unrest, war चल रही है, you are against the current regime of any particular country, और आप भाग के ship में आ रहे हो, then they take you in. So डंकी में तो ऐसा कि he was forced to say against your own country, and he was an ex-army man. So that character did not want to speak against the country and therefore he was deported. मेरा टेक ये डिस्कशन से ये रहेगा कि बिफोर यू आर प्लानिंग टू इमिग्रेट, जितना इंपॉर्टेंस आप एक एजेंट को देते हो, शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको एक लॉयर को या अटर्नी से एडवाइस लेने के लिए देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ensuring that you do not have to take a return flight. Also there's a social angle to it. Like people think that being in a foreign country it's such a big thing socially. Like everybody wants कि हाँ मेरा लड़का तो न्यूजीलैंड में है, US में, ऑस्ट्रेलिया में, they want that tag. So वो tag के लिए भी लोग को इतना खर्चा करते हैं, so which is not worth it. That's what I feel.
बट यू कैन ऑलवेज डू लीगल इमिग्रेशन. देयर आर सो मेनी एवेन्यूज. लोग वो क्यों एक्सप्लोर नहीं करते वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. काफ़ी एक्सप्लोर हो सकता है और लीगली भी आप एंटर हो सकते हो. रतिन जी, आई हैड बीन फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया सिंस क्वाइट सम टाइम एंड वहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह पर आपका मेंशन कुछ न्यूज़पेपर में देखा है वेर इन इट सेज दैट यू हैव फाइल्ड सम काइंड ऑफ पिटिशन एंड दैट इज़ एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि गोंडल में आपने कुछ ब्रिजेस के लिए कुछ पिटिशन फाइल किया था एंड थोड़ा समझ में आया, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया. So I just wanted to understand about this. What is PIL filing? What is this petition? And क्या ये right सिर्फ और सिर्फ लॉयर के पास है या कोई आम आदमी भी इन राइट्स को अवेल कर सकते हैं? ये PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इन शॉर्ट वी कॉल इट PIL. द Okay. फर्स्ट वर्ड ऑफ PIL इज पब्लिक. जिसका नाम ही पब्लिक है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो काम भी पब्लिक का ही होना चाहिए. लॉयर्स का तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी इट इज़ फॉर द पब्लिक. अगर कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, कोई भी सपोजिंग कोई ब्रिज इलीगली बन गया है या ठीक से नहीं चल रहा है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट चल रहा है, हेलमेट का इशू चल रहा है, काफ़ी सारे इतने इश्यूज़ होते हैं. कोई गौचर लैंड में कोई बिल्डिंग बना रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं. कॉमन मैन वो आइडेंटिफाई करता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो लोगों से बात करता है, वो लोगों से मिलता है, तो उसको ये प्रॉब्लम टच करता है. कभी कभार उसको पता नहीं होता कि वेयर शुड आई गो, हाउ वुड आई एड्रेस दिस इशू. उसके लिए PIL मैकेनिज्म हमारे हाई कोर्ट में होती है. PIL सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, ट्रायल कोर्ट में नहीं हो सकती. सो इट्स ओनली बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट दैट यू कैन फाइल अ PIL और यू फाइल डायरेक्टली बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इफ इट्स पैन इंडिया इशू. अगर लोकल जुरिस्डिक्शन का इशू है, कोई भी स्टेट वाइज इशू है, तो आप लोकल हाई कोर्ट जो भी होती है, एक ही हाई कोर्ट होती है पर स्टेट, तो आप वो हाई कोर्ट में जा सकते हो. सो एज आई सेड के नाम ही पब्लिक है तो ऐसा नहीं है कि आपको यू नीड अ लॉयर टू फाइल. यू कैन डायरेक्टली फाइल अ PIL एज वेल इफ इट genuinely touches the public issues. There are also PIL, हम जोकिंगली लॉयर फेटर्निटी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं. Okay. काफ़ी बार बिकॉज आई हैव अ ग्रज विद से अ बिल्डर, मैं कुछ उसका इशू निकाल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा देता हूँ. सो देयर इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ प्राइवेट litigation which is turned into public litigation. But lawyers compulsory नहीं है, but you need a lawyer only because they know the nuances of law. अगर किसी हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने कोई क्वेरी कर दी, कोई लीगल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई सेक्शन पूछ लिया आपसे, तो आपको वो थोड़ा आपको पता नहीं होगा कि कैसे आप रिएक्ट करेंगे, तो वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है. सेकेंडली आप अपनी हाई कोर्ट की बात करें, गुजरात हाई कोर्ट. So in Gujarat High Court, you can appear in person. There is no bar. You can appear as a party in person in PIL or any other matter. But there is a committee which is formed by the Honorable High Court which tests your legal acumen. ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आज मैंने केस फाइल किया और मैं सीधा भाग के चला गया, हाँ सर क्या मेरा केस है, ऐसा आप बात नहीं कर सकते. इज अ डेकोरम टू बी मेंटेन इन कोर्ट. सो वो कमेटी के पास आप जाते हो, कमेटी आपको टेस्ट लेती है. टेस्ट मीनिंग जनरल क्वेश्चंस आपको पूछती है कि आप कैसे बिहेव करोगे, आप कोई लीगल क्वेरी आपको बताइए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. तो कमेटी आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि दिस पर्सन इज़ क्वालिफाइड टू एड्रेस द कोर्ट. अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया तो आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हो. बट ऑलवेज यू कैन एंगेज अ लॉयर. आप एडवोकेट के थ्रू PIL फाइल कर सकते हो. आपने ब्रिज की बात की, सो इट वाज केस वेयर इन गोंडल, इट्स अ वेरी ओल्ड टाउन. राजा भगवत सिंह जी के महाराज के वक्त टाइम से 100 year old 2 bridges थे. So they were requiring repairs. 100 साल पुराने ब्रिज, obviously you need repairs. Now the local administration and central administration, the state administration, they will let loggers at who will repair. ये किसका jurisdiction आएगा? रिपेयर तो चाहिए लेकिन कौन करेगा, पैसे कौन देगा? So it was not getting out or not getting the work done. So we filed a PIL before the Honorable High Court that these the 2 bridges are heritage bridges. So वो repairing का order Honorable High Court ने किया. Honorable High Court ने ये भी order किया कि not only repairs but it has to be done by consultants or experts who are good in heritage value. रिकन्स्ट्रक्शन. ऐसा नहीं कि हेरिटेज वर्क है तो आप किसी भी चूना लगा दिया, 2 ईंट लगा दी, 2 खिल्ली लगा दी. सो दैट इज़ नॉट द वे यू मेंटेन हेरिटेज बिल्डिंग्स. सो यू नीड एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट्स हु एक्चुअली डू हेरिटेज वर्क. तो उन लोगों को एंगेज किया और वो ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा. 2 नए ब्रिजेस भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए बिकॉज नाउ एज ट्रैफिक इंक्रीज एवरीबडी नीड्स मोर रोड्स एंड ब्रिजेस. सो दोज इट वाज आइडेंटिफाइड कि वहाँ पे ट्रैफिक अभी शायद बढ़ने वाला बिकॉज इट्स कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 or 4 different villages around the तालुका. So because of that PIL, 2 bridges now will be repaired, 2 new bridges will be constructed. Imagine it was not a big petition in terms of volume of documents. अगर आप वो petition देखें तो ऐसा नहीं कि मैंने 500,000 पेज लगा दिए उसमें. It was a small petition because all you can say is it's not getting repaired. स्मॉल का साइज क्या होता है आपके हिसाब से? Small का size आप पकड़ लो 25 pages, 50 pages, 100 pages. So it's small by our criteria. So it's a small petition in terms of volume of pages. तो उतने छोटे से पिटिशन में हमने ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाए, RTI की थी, ये सब दिखाया और फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप नए ब्रिजेस भी बनाओ और ये ब्रिजेस आप
रिस्टोर भी करो। तो कॉमन मैन काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। अवेयरनेस अभी बढ़ रही है, सोशल मीडिया पे हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देयर आर मेनी। अब वन थिंग विच आई नोटिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच आई डिड नॉट नोटिस अबाउट से 10 years बैक, कि अभी लॉ के न्यूज़ फ्रंट पेज न्यूज़ हो गए। अर्लियर देवर पेज 3 न्यूज़, तीसरे चौथे पेज पे कोई रेफरेंस आ जाएगा वो केस का, नोबडी वाज बॉदर्ड। अभी तो फ्रंट पेज पे आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, हाई कोर्ट ने ये बोला। आई गेट कॉल्स, मैसेजेस कि ये क्या है, कॉलेजियम वर्ड 5 साल पहले कोई पढ़ता नहीं था। नाउ एवरीबडी लाइक कॉलेजियम में क्या होता है, व्हाट इज कॉलेजियम। तो अवेयरनेस बढ़े तो PIL इट्स अ गुड टूल, इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, बट इट्स अ गुड टूल फॉर एनी कॉमन सिटीजन। आप कोई भी इश्यू पकड़ के, इट्स अ जेन्युइन इश्यू, देन यू कैन ऑलवेज टेक इट अप टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। So PIL is very, very powerful, and wherever there is power, it comes with a sense of responsibility. तो ये यूज़ कोई भी कर सकता है, पर यूज़ करना आना चाहिए। सो व्हाट यू मेंशन ओवर हियर अतिन जी, कि कंपलसरी नहीं है कि आप लॉयर को इसमें इन्वॉल्व करें, बट इट इज़ रेकमेंडेड। सो सिमिलर थिंग हम हमेशा व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट, तो वहाँ पर एक होता है एस्टेट प्लानिंग, और एस्टेट प्लानिंग की बात करते तो विल राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। सो सिमिलरली आप जो बात कर रहे थे उससे मुझे ये याद आया कि जब विल लिखने की बात होती है, दो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप लॉयर को विल लिखने के लिए अपॉइंट करें, आप खुद भी लिख सकते हो। मतलब अभी एकदम से ख्याल आया तो मैंने कुछ लिख दिया, ये विल कंसिडर हो सकती है। पर जब चैलेंज होने की बात आती है, तब अगर एक्सपर्ट के पास वो काम करवाया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट चैलेंज्ड ऑलवेज reduces and the work gets done faster. So just taking example of will, the word will, what does will mean? Will मतलब wish, तो उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता। You don't need a lawyer. My wish or my will could be one line. I hereby depose all my assets to X person. वो भी एक will है। ऐसा कोई फॉर्मेट, लीगल एडवाइस कुछ नहीं जरूरी है। आप पेन से लेकर पेपर पे कुछ भी लिख दो, टाइप करवा दो। इट्स ऑलवेज वॉट एवर यू विश, वॉट एवर यू राइट डाउन इज योर विल। सो यू डोंट नीड अ लॉयर फॉर दैट। एज यू सेड, द प्रॉब्लम कम्स ऑन द चैलेंज पार्ट। कोई लीगल एयर को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, वो लीगल एयर फिर वो विल चैलेंज करेगा कि नहीं, मेरे फादर ने या मेरे दादा ने ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी, इट इज़ माई बर्थ राइट, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मुझे भी चाहिए। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो फिर उसके लिए लॉयर्स पहले से आप अगर इंगेज करते हो विल लिखने के लिए, तो वो एडवाइस करेगा कि आप विल को नोटराइज करो, इवन बेटर रजिस्टर करो। आप विल को रजिस्टर कर सकते हो, सब रजिस्टर में जैसे डॉक्यूमेंट आप सील डीड रजिस्टर करते हो, विल भी रजिस्टर कर सकते हो। सो द एविडेंशियरी वैल्यू गोज अप। सो सिंपल विल, एविडेंशियरी वैल्यू यहाँ पे, नोटराइज किया तो यहाँ पे है, अगर आपने रजिस्टर किया तो वहाँ पे है। सो एविडेंशियरी वैल्यू इंक्रीजेस। उसका मतलब ये नहीं कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई जेन्युइन अगर पर्सन, अगर आपने विल से आउट कर दिया एंड ही वांट्स टू चैलेंज, इट कैन ऑलवेज बी चैलेंज। बट इफ इट्स अ प्रॉपरली एडवाइज्ड विल, तो आपको समथिंग हैपेंस इन कोर्ट, यू हैव अ बैकअप प्लान। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे आप, सोशल मीडिया से अवेयरनेस की भी बात आपने की, पर सोशल मीडिया से और भी एक चीज़ हो रही है, वो है रेट ऑफ क्राइम इज़ इंक्रीजिंग, राइट। और ये जो सोशल मीडिया वजह से जो क्राइम आ रहा है या बढ़ रहा है, वो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसके जो शिकार है वो जनरली टीनेज और यूथ है। यूथ, लव एंड लॉ, हाउ डज दिस गो? मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे सीरीज है द एडोलेसेंस। आई एडवाइज एवरीबडी टू वॉच इट वंस। इट्स अ स्लो सीरीज, वो इट्स नॉट अ थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीज। द सीरीज इज नॉट बेस्ड ऑन हु डिड इट, it's based on why, not who. Generally the thriller series are based on who principle के, किसने खून किया, कातिल कौन है, the last frame you will see this person had killed. यहाँ पे तो सीरीज ओपन ही होती है with the person who is killed. But surprise element there is no surprise element as to who did it. Okay. It's about why, क्यों हुआ. So the series concentrated on the aspects of teenage social media and the relationships. Okay. So X has a relationship with Y, it was on social media, they were replying back and forth, people were reading messages, and what kind of feedback you get on the social media. एक को किसी को गलत लग गया, किसी को सही लग गया, some you ditch somebody. Now that has aggravated into a crime ultimately as per that series. Even though I was reading some of the interviews, not reading, but watching them on YouTube of the makers, that how did you come up with this series. He said that I read many news articles in the media that 14-year-old, 15-year-old kids are into a relationship and something happens, somebody kills each other. So वो शॉकिंग था मेरे लिए कि 15 साल, 16 साल और 14 साल के बच्चे लोग इतना कुछ कर सकते हैं, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप समथिंग हैपनिंग इन सोशल मीडिया. 20 years बैक किसी ने सोचा नहीं होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के चैट की वजह से कोई मर्डर भी हो सकता है. नाउ इट्स अ ग्राउंड रियलिटी कि वो हो सकता है. वी हैव सीन दैट. सो दैट कॉट माई अटेंशन व्हेन आई वाज रीडिंग एज टू कि ये क्यों हो रहा है. सो एज फार लॉ पार्ट इज कंसर्न, इफ यू सी फॉर if it's a girl who is below 18, there is a specialized act. उसका रेप केस या कुछ भी होता है, उसका ट्रायल के लिए वो स्पेशलाइज एक्ट होता है. So the trial is under that act for a girl who is below 18. Above 18 then it's a normal
जो भी होता है वहाँ पे टाइम फ्रेम्स भी होते हैं कि विद इन अ ईयर वो ट्रायल कंप्लीट करना होता है, क्योंकि देयर इज अ क्रिटिसिज्म यूजुअली विच इज़ गिवन दैट बहुत लंबा खींचा है. आई सॉ योर लास्ट एपिसोड तारिक पे तारिक सीम्स टू बी योर फेवरेट बज़वर्ड. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सच ट्रायल्स हैज़ टू बी कंप्लीट विद इन अ ईयर, वो लॉ में लिखा है. सो as far as teenage love is concerned, now as I say I just joke it with my younger cousins or friends that now every breakup in India is a crime. Reason is we are socially still not so much broad minded. Say in Western countries where dating is common, you choose a life partner by dating, it's very common. So if you break up, it's okay. Here every breakup results into an FIR, either by the other side or by the parents. Is it? Unfortunately, yes. As far as the law part is concerned, as I said, there is a specialized law for the trials of the girls who are below 18, and then normal for above 18. There are fixed timelines also. So we are getting faster in terms of such trials. You must have heard about Kolkata horrific case wherein trial is over within a reasonable amount of time. Earlier we used to see that कि काफ़ी साल हो जाते थे, अभी इतना साल उतने नहीं लगते, स्पेशली फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन. सो टीनेज क्राइम अगेंस्ट विमेन उसमें थोड़ा फास्टर रेट ऑफ कन्विक्शन बोले या एक्विटल कुछ भी, लेकिन ट्रायल का कंप्लीशन कंपेरेटिवली फास्टर चलता है. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. अपील्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सपोज वन पर्सन इज अग्रीड, कोई कन्विक्ट हो गया और वो अपील करता है, या एक्विटल हो गया और कंप्लेनेंट अपील करता है, तो हाई कोर्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑफ द बैकलॉग, ह्यूज बैकलॉग ऑफ अपील्स इन हाई कोर्ट. बट ट्रायल लेवल पे वी आर नाउ गेटिंग फास्टर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रायल्स ऑफ दिस टीनेज और गर्ल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम रेप हु आर बिलो 18. आपने अफेयर्स का कुछ मेंशन किया. अफेयर की बात करते तो वो एक तरफा तो होता नहीं, दो तरफा होता है. अब मान लीजिए कि बिलो 18 का केस है, लड़का लड़की भाग गए. अब इस केस में जो कंप्लेन होती है वो क्या लड़के के पेरेंट्स भी लड़की की तरफ कंप्लेन कर सकते हैं, या इट इज़ ऑलवेज द अदर वे कि लड़की के पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि ये लड़का मेरी लड़की को भगा कर ले गया? क्या लड़का है उसका फैमिली कंप्लेन कर सकता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरे बेटे को फंसाया और उसको भगा कर ले गया? हाउ डज इट गो? That usually doesn't work, because if you see the definition of rape or any definition, it's woman-centric definition. So the accused is always the man. As far as teenage love is concerned, I deal with many cases of this in this regards. I have seen, and this is I've argued in court also. I'm not just saying because it's a POV issue. I've argued in court also that child marriage or child love, it's a very common thing, especially in some state of society. You get married by the time you are below 18. Once you cross 18, then you are legally, you get married, you get a marriage certificate or whatever. In some communities still, unfortunately, we do see that child marriages hote hain. So I've argued this in court, that supposing that girl runs away with the boy, the girl's parents file a case and they had some intimate relations, that becomes a rape, because the boy has taken a minor girl. You cannot engage in intimacy with a minor girl as per the Indian laws. Okay. So any girl who is below 18, even if she had consented, वो consent के साथ भागी है, still it would be considered a case of kidnapping or rape, because she is below 18. Below 18, it's touch me not plant. You just don't touch it. So you just move away from it. But practically वो होता नहीं है. But child marriage हो गया, 15-16 साल में किसी का marriage हो गया, and there is intimacy, then there is no rape, because it was consent of the parents. So if the consent of the girl, it's a rape. If there is a consent of parents, it's not a rape. आई आर्ग्यूड दिस इन कोर्ट कि आप उसको जेल में नहीं बिठा सकते, वो लड़की कंसेंट से भागे. बट बिलो 18 देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंसेंट. यू कैन नॉट हैव इवन इफ देयर इज कंसेंट, यू आर स्टिल कंसिडर्ड अ क्रिमिनल. कुछ लॉज मेरे को फनी लग रहा है. ब्रिजेस की बात कर रहे थे हम. सो ब्रिजेस के लिए आपने PIL किया, बहुत बढ़िया काम किया. बट बावजूद इसके ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है. आप अहमदाबाद से आ रहे हैं, अहमदाबाद तो मतलब एवरी टाइम यू गो यू फील यू आर लॉस्ट. एक तरफ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने अच्छे से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसके साथ साथ और भी एक चीज़ बढ़ रही है, वो है हिट एंड रन केसेस की बात, या तो फिर ड्रिंक एंड ड्राइव की बात. और ड्रिंक एंड ड्राइव की अगर बात गुजरात के लिए की जाए तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाता है, क्योंकि ड्रिंक खुद ही क्राइम तो नहीं बट प्रोहिबिटेड है. When so many cases of a similar nature are coming in limelight, what is the reason? Is it A, because of awareness? Is it B, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे हो गए कि वो ना रश एड्रेनालिन मिलता है कि एकदम स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है? इज़ दैट, और कुड दैट बी द रीज़न कि इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस बढ़ रही है? अब सारे व्हीकल्स में इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योर्ड है, क्योंकि जनरली ये जो हो रहा है वो थोड़े हाई प्रोफाइल वाले ही है, तो वहाँ उनका लाइफ इंश्योरेंस सारी चीज़ें सब ठीक ठाक होती है. तो इस
is either of this giving that leverage or that comfort to the driver कि हाँ चलो ना मज़े से गाड़ी मज़े के लिए गाड़ी चलाते हैं? So there are two angles to it. One is again the social angle and a legal angle. Social angle is that some families give their children more freedom than some other families. So even 18-year, 20-year-old kids are driving fast cars. So that is one aspect of it. Legal aspect अगर हम देखें, drink and drive, I've dealt with many cases on this regard. Drink and drive की हम बात करें, तो drinking you will be surprised under the Motor Vehicles Act. That's the act that governs the entire nation. उसमें up to some level you can consume alcohol and still drive. अच्छा. There is some level. It's not that you completely mad drunk and drive. No, but up to some extent अगर blood alcohol में होता है वो तो जो ऐसे वो cheers वाले लीटर हाँ लीटर थोड़ा types ले लिया तो चलता है. that's okay. अच्छा. But in Gujarat it's a prohibition state. So it's not prohibition, it's a crime in Gujarat. So I've dealt with such cases also wherein I've argued कि अगर गुजरात में कोई alcohol level आप consider नहीं कर सकते. Even though it's a central act जो पूरे इंडिया में होता है, लेकिन here it's a prohibited state. So here you cannot drink and then drive. So अगर रोड्स की बात करें तो I was just coming to Vadodara. I saw that. Just a minute. थोड़ा मुझे यहाँ confusion है. Okay, alcohol is prohibited in Gujarat, पर मेरे पास लाइसेंस है. I have a license to drink. It's official, right? तो उस लाइसेंस की वजह से मैंने जो भी कंज्यूम किया और ये जो मैंने कंज्यूम किया वो पैन इंडिया जो लेवल है उसके अंदर ही है. तो मतलब ये तो हो नहीं सकता कि ना कोई बंदा हरियाणा में इतना पिए तो उस पर कुछ अलग इम्पैक्ट आएगा और गुजरात में पिएगा तो गुजरात की हवा से उसको कुछ और इम्पैक्ट आएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? शुडंट इट बी कि इफ़ यू हैव अ लाइसेंस टू ड्रिंक इट्स ओके और डजंट मैटर कि लाइसेंस है कि नहीं है? So I would say doesn't matter. I had a very funny case which I read in newspapers. Some person had consumed alcohol outside Gujarat. He sat in a plane. He came to Gujarat. He got tested in Gujarat and he was arrested. Because now you are in Gujarat. Now he pleaded that मैंने यहाँ पे तो पिया ही नहीं है. But he had got drunk outside the state and then he got arrested on the airport drinking. So in Gujarat I would still say that you cannot drive. You shouldn't drive at least. Like, let's put it this way. It's not a good thing to drive after consuming alcohol. You are not never in your senses. Any day. Any day. I was just coming to Vadodara. I just joked with my relatives when I was driving to Vadodara that your bridges here are slightly thinner as compared to say Ahmedabad जिसमें wide bridges है. यहाँ पे कोई fast चलाना अगर चाहे तो भी नहीं चला सका वो bridge पे. But if you go to Ahmedabad SG highway, the bridges are very wide. तो वहाँ पे accidents काफ़ी ज़्यादा होते हैं. If you see the people are taking too much leverage of the wide roads, which is a good thing to have, but people are misusing it. ज़्यादा fast drive करते हैं. You will be surprised, but I had attended one of the conferences of insurance, how to premiums are done. कि premium कैसे करते हैं. तो I was informed by the experts back then कि जो cars होती है, अगर रेड कार है और हाई एंड कार है तो आपका प्रीमियम 20 या 30% ज़्यादा होगा नॉर्मल कार से. बिकॉज द बिलीफ इज यू हैव अ वाइट कार यू विल नॉट ड्राइव साइकोलॉजिकली दैट फास्ट. इफ यू हैव अ रेड और ब्लू कार यू टेंड टू ड्राइव फास्टर बिकॉज दैट्स द माइंड सेट कि मेरे पास रेड कार है, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज है, ये वो है, एंड देन यू ड्राइव फास्टर एंड दोज एक्सीडेंट्स हैपन. देयरफॉर जब भी आप मीडिया में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि हाई एंड कार से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं. ऐसा नहीं है कि लो एंड कार से होते ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग सो, बट हाई एंड कार्स पीपल गेटिंग ड्रंक इनसाइड अ हाई एंड कार और एक्सीडेंट्स वो काफ़ी होता है. देयरफॉर द प्रीमियम एलिमेंट ऑल्सो उसका ज़्यादा होता है. पर कार का कलर भी इतना मैटर करता है. वहाँ पे भी प्रीमियम आपका बढ़ जाता है बिकॉज हाँ लगता है कि एम्बुलेंस चला रहे हो. तो सो इफ यू हाई एंड कार प्लस सर्टन कलर्स दे विल थिंक दैट दिस इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट. इवन प्रीमियम्स उसके स्लाइटली अपवर्ड होते हैं नॉर्मल कार से. सो दैट पीपल आर मिस यूजिंग इट. सो सोशल एंगल है, इट्स अप टू द पेरेंट्स. आई ऑलवेज से दैट अपब्रिंगिंग इज अ ह्यूज फैक्टर in anybody's life. I would, like when I was growing up, I would never cross a railway line illegally. I was always worried what my parents would think. तो वो नहीं हो सकता. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम हो गया. टीनेज पीपल है. इट्स ऑल्सो वॉट यू आर ऑब्जर्विंग, राइट? सो वी पुट इट वेरी सिंपली कि इवन सुबह 7 बजे हम जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं एंड इफ देयर इज अ सिग्नल नो वन इज़ देयर, पूरा रास्ता खाली है, पर अगर सिग्नल बंद है तो खड़ा होना है, मतलब खड़ा होना है. एंड उस वक्त अगर लेट भी हो रहा है स्कूल के लिए, बच्चा वुड बी लाइक कि नहीं है कोई, चलो ना लेट हो जाएगा, टीचर डांटेगी, ठीक है. अगर 1 मिनट लेट हो भी गया, टाइम लेकर ही निकलते, बच्चे को पता नहीं है, बट अगर लेट हो भी गया बहुत से क्या होगा, थोड़ा टीचर का डांट लगेगा. बहुत तो क्या है कि वापस उसको भेज देंगे कि आज घर रहना पड़ेगा. पर वो जो सीड्स है डिसिप्लिन के कि अगर बंद है तो नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, वो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द parental from the family. Like suppose in US and some of the countries littering, so जो हम कचरा फेंकते हैं उसको littering बोलते हैं. That littering is a crime. So you cannot in US out of the window throw a tissue paper.
और वेफर्स का रैपर जो होते हैं हम फेंकते हैं रोड पे, वो आप नहीं कर सकते हो। मेनी पीपल आस्क मी दैट व्हाई पीपल व्हेन दे गो आउटसाइड, सेम पर्सन हु गोज आउटसाइड स्टॉप स्पिटिंग, वो वहाँ पे थूकता नहीं है, वहाँ पे कचरा फेंकता नहीं है, एंड व्हाई वंस ही कम्स टू इंडिया ही स्टार्ट्स डूइंग दिस थिंग। सो दिस इज द सेम थिंग, वन इज द अपब्रिंगिंग as we have discussed, secondly also what you observe when you grow up as a teenager or small kid, all you see is chaos around. अब जहाँ पे देखो सिग्नल, आज सुबह टुडे मॉर्निंग एट अराउंड 8:30 I was going to some place in my car, there was a red light, so I stopped, many people had stopped, I saw 3 persons, in spite of the red light they went, there were 6 police personals. I was very tempted but I was getting late, we had to reach here, I had some other things to do, I was very tempted to go to the police officer and say कि सर आप 6 लोग हो, 3 लोग वहाँ पे जा रहे हैं, सिर्फ 3 लोग, और आप 6 लोग बैठे हो कुर्सी पे ऐसे बैठे हो, तो एटलीस्ट आप कुछ तो करो, बट दिस इज़ वॉट वी सी अराउंड अनफॉर्चुनेटली। तो चिल्ड्रन भी जो जितने आगे बढ़ते हैं एज वाइज, they also see this chaos, they think this is what it is, so let me just act like this. आप मानोगे नहीं, आई विल नॉट नेम द सिटी, पर एक बार मैं एक सिटी में जा रही थी, देयर वाज अ रेड लाइट, आफ्टरनून टाइम था, अब समर में दोपहर को हार्डली देयर आर एनीवन हु आर ऑन रोड, राइट। तो आई वाज, सिग्नल था, बंद था, मैं वहाँ खड़ी थी। यू विल नॉट बिलीव कि जितने लोग वहाँ से निकल रहे हैं, मतलब लाइट तो क्रॉस कर रहे हैं, उसका नहीं, पर ऊपर से मुझे देखकर वो लोग हंस रहे थे, और ऐसे हाथ लंबा कर करके वो लोग हंस रहे थे कि आप मतलब क्या पागल हो, क्यों खड़े हो, आप क्यों नहीं निकल रहे हो। सो दे वर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ मी, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन आई हैड टू विजिट दैट सिटी अगेन फॉर सम वर्क, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ पर, उन लोगों ने स्पेशली मुझे बोला कि मैडम अभी ना कैमरास चालू हो गए हैं, और सिग्नल अगर आप जंप करते हो तो सबको वहाँ फाइन आ रहा है, तो आप जस्ट इंश्योर कीजिएगा। दिस वाज जस्ट अ रीसेंट अपडेट ऑफ अवर सिटी, वी थॉट वी वुड लेट यू नो, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सो नाउ दिस टाइम व्हेन आई एम देयर, आई कुड सी कि सारे लोग खड़े हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि जब तक डंडा नहीं चलता तब तक, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी सी, बट it is sad, it is actually sad.